हमारा देश तीन तरफ से समंदर से घिरा है। लंबी समुद्री सीमा है, करीब 7,500 किलोमीटर। इस सीमा की रखवाली का जिम्मा नौसेना पर है और अगर कोई समंदर के रास्ते आंख उठाने की ज़रूरत भी करे तो उसका माकूल जवाब देने की जिम्मेदारी भी नौसेना पर है। इन सारे सवालों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ है नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार। सर, सबसे पहले बात करते हैं मिलन 2024 की। 4 देशों के साथ सफ़र शुरू हुआ। आज 51 देश भारतीय नौसेना के साथ है। एक बड़ा मैसेजिंग है सर, अगर कहें तो। जी, ये मिलन एक्सरसाइज जो है, जब हमने शुरू किया था हमारे आसपास के 4 देशों के साथ स्टार्ट किया था, लेकिन वो करते करते अभी हमने उसको पोर्ट ब्लेयर, जब शुरू हुआ था वो पोर्ट ब्लेयर में शुरू हुआ था, लेकिन धीरे धीरे उसका नंबर बढ़ता गया। तो फिर हमने डिसाइड कर लिया कि ये पोर्ट ब्लेयर में इतना फैसिलिटी नहीं है, तो उसको पिछले साल उसको विशाखापट्टनम में शिफ्ट कर दिया। पिछली बार मतलब 2022 में। तो ये हर 2 साल में एक बार होता है। तो इस बार 50 से अधिक देशों का पार्टिसिपेशन का, नौसेना का पार्टिसिपेशन का कंफर्मेशन मिला है। और साथ ही साथ करीब 18 शिप्स और एक एयरक्राफ्ट भी आ रहे हैं बाहर से। तो ये एक्सरसाइज जब स्टार्ट किया था वो बहुत ही बेसिक था। मतलब मिलते थे कुछ, एक दिन कुछ पैसेक्स बोलते हैं, मतलब पैसेज एक्सरसाइज, एक हार्बर में कुछ स्पोर्ट्स वगैरह करके फिर कुछ इंट्रैक्शन होता था और फिर सी में जाके कुछ एक्सरसाइज होता और 1-2 दिन का करके हो जाते थे। लेकिन अभी जो है वो 19 से स्टार्ट करके वो 27 तक है और पिछले पहला 4-5 दिन हार्बर में है और फिर उसके बाद सी में जाएंगे। और हार्बर में टेबल टॉप एक्सरसाइज, फिर मतलब जो सी में करेंगे उसका काफ़ी चर्चा होगा, कैसे होगा ये टेबल कागज़ पे उसका प्रोग्रेस होगा। फिर उसके साथ साथ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट जो है, मतलब किसी चीज़ एंटी सबमरीन या एंटी एयरक्राफ्ट ऑपरेशन, इन सब चीज़ों में या किसी इक्विपमेंट के ऊपर चर्चा होगी। जिसके पास ज़्यादा जानकारी है वो बाकी सबको समझाएगा। एक बड़ा मैसेजिंग है सर आसपास के कंट्री के लिए, कई सारे देशों के लिए। सर, अगर कहते 51 देशों की नौसेना जी एक साथ भारतीय नेवी तो के साथ, इसमें ज़्यादा मैसेजिंग का उतना नहीं है, लेकिन हाँ एक मैसेज है कि हम साथ हैं आपके साथ। मतलब जितने यहाँ हमारे पड़ोस के फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं वो सब छोटे छोटे आइलैंड कंट्रीज़ भी हैं। तो वहाँ से उनको ये कॉन्फिडेंस होता है कि हम सब एक साथ, मतलब सम्मान से सभी एक साथ बैठ के डिस्कस करेंगे। और छोटे से छोटे नौसेना या कोस्ट गार्ड जो है उनका भी कंट्रीब्यूशन होगा, क्योंकि उनका इलाका, उनका एरिया, उनका एक्सपर्टीज़ या उनका कोई स्किल जो है वो डिस्कशन पे ले आएंगे और उससे क्या है सबका जानकारी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो ये पार्टिसिपेशन बहुत ही अच्छा है और इससे बहुत फ़ायदा होता है। तो हमारा एक कोशिश है कि ये रीजनल प्रॉब्लम्स के लिए रीजनल सॉल्यूशंस ढूंढना है। तो हम लोग साथ में कोलैबोरेट करेंगे, कोहेसिवली काम करेंगे और कैमराडरी बन जाएगा। मतलब अभी इसमें क्या है, ये सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट का चर्चा हो गया, कुछ डेमोन्स्ट्रेशंस होगा, फिर प्रोफेशनल एक मैरिटाइम सेमिनार है और उसके साथ बाकी ये सब प्रोफेशनल चीज़ ही नहीं है। स्पोर्ट्स होगा और स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स होगा, फिर उनको भारत का कल्चर, फिर ट्रेडिशंस और हमारा टूरिज्म प्लेसेस भी दिखाएंगे, फिर हमारा खाना। तो ये सब चीज़ से उनको भारत के बारे में ज़्यादा जानकारी होगी और हमें दोस्ती बनेगी। तो इस सब से क्या होगा, ट्रस्ट बढ़ेगा। तो उनको ये कॉन्फिडेंस रहेगा कि हम पास में हैं, हम मदद करेंगे, हम क्योंकि हम ये इस रीजन के इंडियन ओशन रीजन के सबसे बड़े नौसेना हैं। तो थोड़ा आगे चलते हैं, बंगाल के खाड़ी से अरब सागर में चलते हैं सर। अब हमारी नौसेना हिंद महासागर से लेकर अरब सागर तक मुस्तैदी से डटी हुई है और समुद्री जो लुटेरे हैं उनको खूब मज़ा चखा रही है। सर, क्या कहेंगे आप सर? तो ये जो पायरेट्स जो हैं, पायरेसी बहुत पुराना एक एक्टिविटी है, क्रिमिनल एक्टिविटी है, बहुत पहले से चलता है, सदियों से चलता है। लेकिन ये 2008 में जब ये थोड़ा ज़्यादा शुरू हुआ था
उस समय हमने जहाज़ डिप्लॉय किया था, ये गल्फ ऑफ एडन में, और तब से कंटिन्यूसली एक शिप हमेशा वहाँ रहता था। तो अभी तक करीब 108 शिप्स डिप्लॉय हुए हैं। तो पिछले साल जनवरी से लेके करीब अक्टूबर तक एकदम शांति थी, मतलब कोई पायरेसी हुआ नहीं था। तो हमने सोचा कि वो एकदम चला गया, लेकिन जैसे ये इज़राइल हमास लड़ाई वगैरह स्टार्ट हुआ, मेरे ख्याल से ये डिस्टर्बेंस होने के साथ साथ जितने नेवल शिप्स वहाँ डिप्लॉयड थे बाकी देशों के भी, वो सब अभी दूसरे काम पे लग गए। तो ये अपॉर्चुनिटी देके उन्होंने अभी पायरेसी शायद रीस्टार्ट कर दिया। तो हमने तुरंत शिप्स डिप्लॉय किए उधर, और हमारा इंस्ट्रक्शन बहुत क्लियर है, उनको ठीक से उनके साथ निपटना है, और जो इधर इस एरिया में डिस्टर्बेंस करने का सोचता भी है उसके ऊपर कठिन कार्रवाई किया जाएगा। तो इससे अभी जितने बोट्स या धाव्स या क्राफ्ट जो है सोमालिया से जो निकल के आता है उधर उसी एरिया में, वहाँ हम उसका ट्रैक करते हैं, ये जो हमारा P8I या सी गार्डियन यूज़ करके। फिर शिप्स जो डिप्लॉयड हैं वो उनके पास जाएंगे, उसको बोर्ड करेंगे, सर्च करेंगे। अगर कोई पायरेसी ट्रिगर बोलते हैं, मतलब हाई स्पीड OBM जो यूज़ करते हैं कि स्पीड में जाके वेसल पे चढ़ने के लिए, वो ऐसा कुछ सामान है तो उनको हम कन्फिस्केट करते हैं या उसको समुद्र में फेंकते हैं। और हथियार हैं तो उसको भी कन्फिस्केट करेंगे, और फिर इनको इनके साथ कार्रवाई किया जाता है। तो मैसेज बहुत क्लियर है, हम यहाँ कोई डिस्टर्बेंस परमिट नहीं करेंगे। तो जो भी ट्राई करता है उसको ठीक से हम सबक सिखाएंगे। सर, सच कहें तो दुनिया भर के नाविकों के लिए भारतीय नौसेना एक देवदूत बन गई है। तो क्या समुद्री लुटेरों के खिलाफ स्पेशल तैयारी है सर, कुछ खास? तो अभी हमारे जितने भी जहाज़ डिप्लॉयड हैं, मतलब 10 से अधिक जहाज़ डिप्लॉयड हैं इस दो ऑपरेशन चल रहा है साथ साथ, ये मैं आपको समझाता हूँ। एक है एंटी पायरेसी ऑपरेशंस, उसमें करीब 4 शिप्स हैं डिप्लॉयड, और एंटी ड्रोन ऑपरेशन उसमें भी 8-10 शिप्स हैं। तो ये शिप्स जो है ये दोनों ऑपरेशंस साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ चल रहा है। और एंटी ड्रोन ऑपरेशन जो है वो जो हमारे जो मर्चेंट शिप जो है जो सामान लेके आता है उसको उसकी सेफ्टी के लिए डिप्लॉय किया हुआ है। तो कोई ड्रोन वगैरह है तो उसको उसके साथ कार्रवाई करने के लिए। और जो एंटी पायरेसी के लिए जो डिप्लॉयड है वो जितने भी पायरेसी अटैक्स हो रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए। और हमने देखा कि 2 या 3 फिशिंग वेसल्स जो या धाव्स जो ईरान से होके जो इंडियन ओशन में अरेबियन सी में ऑपरेट कर रहा था, उनको ये पायरेट्स ने हाईजैक किया और उनको क्रू को कैप्टिव रखा था। तो हमारे जहाज़ जाके उनको रिलीज़ करवाया। तो उसमें ज़्यादातर ईरानियन थे और पाकिस्तानी थे। तो काफ़ी वो ग्रेटफुल थे कि भारतीय नौसेना ने उनको छुड़वाया। तो अभी मैसेज हम दे रहे हैं कि बस ये नहीं चलेगा इधर, तो हम एकदम सोमालिया के आसपास ऑपरेट कर रहे हैं। ये हमारे कोस्ट से करीब 2000 किलोमीटर दूर हम वहाँ ऑपरेट कर रहे हैं, और जब तक ज़रूरत है हम ऑपरेट करेंगे। और मैं ये हमारे देशवासियों को ये आश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हम कोई डिस्टर्बेंस ये अरेबियन सी या इंडियन ओशन रीजन में परमिट नहीं करेंगे, और जो भी करने की कोशिश करेगा उसके अगेंस्ट सख्त कार्रवाई किया जाएगी। सर, अगर नौसेना की बात करें तो चाहे अरब सागर हो या लाल सागर हो या इवन हिंद महासागर हो, आप सबकी मदद करते हैं। नौसेना की बात करें, चाहे वो पाकिस्तानी हो, चाहे ईरानी हो या फिर चीन का नागरिक हो, तो क्या पड़ोसी देशों से या दूसरे देशों से इसके लेके कोई सहमति बनी है सर? जी, मतलब मैं थोड़ी देर पहले आपको बोला था, ये जो मिलन एक्सरसाइज, मिलाइन का जो एक्सरसाइज है वो इसी के लिए है। मतलब ऐसे जो एक्सरसाइज जो होते हैं, जब हम लोग एक साथ मिलते हैं और बात करते हैं और डिस्कशन करते हैं, तो इससे कोऑपरेशन और कोलैबोरेशन हो जाता है। तो क्या होता है, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज का पॉसिबिलिटी बहुत अच्छा है। और हमारा जो IFC IOR है गुरुग्राम में, इंडियन जो इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर जो है,
वो वहाँ ये हमारे जो पड़ोसी जो देश है वहाँ से ऑब्जर्वर्स भी हैं, मतलब वो हमारे साथ काम कर रहे हैं इधर। और जब भी कोई इन्फॉर्मेशन मिलता है हाईजैकिंग का या पायरेसी का या कुछ नारकोटिक्स ऑपरेशन, कोई ड्रग स्मगलिंग कर रहा है या ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर रहा है, जब इन्फॉर्मेशन मिलता है तो तुरंत वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पहुँचता है। तो यहाँ ये IFCIR से उनके जो लाइसेंस ऑफिसर्स हैं उनके द्वारा इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज हो जाता है और एक्शन तुरंत स्टार्ट हो जाता है। तो मैं इसका एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि अभी मतलब पिछले महीने हमें इन्फॉर्मेशन मिला था ये श्रीलंकन नेवी चीफ से कि उनका एक फिशिंग बोट जो है वो काफ़ी साउथ इंडियन ओशन में था, मतलब सेशल्स के आसपास था। तो वहाँ उसको ये पायरेट्स ने पकड़ लिया। तो तुरंत जैसे हमको इन्फॉर्मेशन मिला तो हमने एक PATI को लॉन्च किया और उसको लोकेट करने के लिए, और हमारा जहाज़ को भी तैयार करके वो सेल आउट किया था। तो वेसल को लोकेट किया और उसका वो सेशल्स के पास था और सेशल्स कोस्ट गार्ड से एक शिप जाके उनको छुड़वाया। तो कोऑपरेशन है, मतलब कोई भी देश हो सर, दुनिया का कोई भी देश हो, कहीं का झंडा हो, मदद के लिए गुहार लगाए, भारतीय नौसेना हाजिर है जी, कम से कम जी। क्योंकि ये एक मैरिनर जो सी में जो हम लोग काम करते हैं, हमारा ये रूल है कि सी में जो भी मदद मांगता है उसको मदद देना चाहिए। तो हम उस समय हम ये नहीं देखते हैं कि वो कौन से नेशनलिटी का है। और इससे पहले कुछ महीनों पहले एक चीन का एक फिशिंग बोट था, वो डिस्ट्रेस में था और वो शायद कैप्साइज हो गया था। तो उसको लोकेट करने के लिए तुरंत हमने PATI भेजा था। वो करीब कोलंबो से साउथ करीब 1000 मील दूर पे था, लेकिन हमारा एयरक्राफ्ट जाके उसको लोकेट करके उसको पोजीशन जो है चाइनीज़ वॉरशिप को दे दिया। तो फिर वो जाके उसको जो भी करना था उसको मदद किया। तो इसलिए हम कभी हेजिटेट नहीं करेंगे, क्योंकि इस एरिया में हम लार्जेस्ट रेसिडेंट नेवल पावर है। और हम ये भी बताना चाहता हूँ कि हम काफ़ी क्लोज सर्वेलेंस रखते हैं, निगरानी रखते हैं कि क्या काम हो रहा है, कौन क्या कर रहा है और किस लिए कर रहा है, ये सब जानकारी रखते हैं। सर अगर कुछ बता सके किस तरह के जंगी जहाज़ वहाँ तैनात किए गए हैं और किस तरह से वेपन सिस्टम है, क्योंकि हमारी नौसेना पहुँचती है और उसके बाद जो तो समुद्र लुटेरे भाग जाते हैं, मुकाबला करने के दम में है ही नहीं। कुछ बताएं थोड़ा सा। हमारे जितने कैपेबल शिप्स हैं काफ़ी कुछ डिप्लॉयड हैं। एंटी ड्रोन ऑपरेशन के लिए जो शिप डिप्लॉयड हैं उनमें उनके पास एंटी शिप मिसाइल्स हैं, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स हैं, एंटी ड्रोन मिसाइल्स हैं, एंटी ड्रोन सिस्टम्स हैं, फिर एंटी सबमरीन इक्विपमेंट, ये सब है उनके पास। ये एकदम मतलब हमारा जो मोस्ट पोटेंट मोस्ट काबिलियत डिस्ट्रॉयर जो है वो सब और फ्रिगेट्स जो है वो डिप्लॉयड है। तो एंटी पायरेसी ऑपरेशन के लिए उतना हाई एंड शिप की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे जो पेट्रोल वेसल्स वगैरह जिसमें भी गन है और हेलीकॉप्टर्स हैं और हेलीकॉप्टर में भी गन है, तो ऐसे कैपेबिलिटी, और मार्कोस हैं हर शिप में, मार्कोस टीम एक है। तो ये लोग जाके इनके साथ निपटते हैं। तो जब हम डिप्लॉय करते हैं वो एकदम कैपेबल शिप्स। और ये नौसेना का जहाज़ का ये एक और क्वालिटी है कि जब भी हम डिप्लॉय होते हैं वो कॉम्बैट रेडी डिप्लॉय होते हैं, लेकिन कॉम्बैट टास्क के अलावा वो कहीं और काम भी कर सकता है। मतलब डिप्लोमेटिक टास्क भी कर सकता है, कॉन्स्टेबलरी टास्क मतलब लो एंड टास्क, जैसे ह्यूमन स्मगलिंग या गन रनिंग या कुछ स्मगलिंग हो रहा हो तो उसके लिए भी उसको वो ऑपरेशन में भी वो लग सकता है। या किसी को मदद चाहिए, मतलब ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, कोई डिसास्टर हो गया तो उसको भी मदद के लिए भी जहाज़ डिप्लॉय। तो कई रोल्स में एक नौसेना का जहाज़ को डिप्लॉय कर सकते हैं। सर अगर हिंद महासागर की बात करें तो चीन की मौजूदगी लगातार बढ़ रही है, तो क्या ये नौसेना के लिए चिंता वाली बात है सर? देखिए ये ओशन जो है, सागर जो है थोड़ा सा अलग है मतलब लैंड से। लैंड में जो सोवरेंटी बोलते हैं, मतलब बॉर्डर पार करना पॉसिबल नहीं है। मतलब अगर कोई आर्मी या कोई एयरफोर्स उसको पार कर लिया तो
हॉस्टाइल एक्ट है। लेकिन सी में जो है ये सोवरेनिटी का थोड़ा सा अलग अंडरस्टैंडिंग है, और कोई भी देश का जहाज हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से पास मतलब ट्रैवल कर सकते हैं, मतलब फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, फ्रीडम ऑफ ओवर फ्लाइट, ये सब बोलते हैं। और ये सागर को हम बोलते हैं ग्लोबल कॉमन्स, मतलब फ्री, ओपन, इंक्लूसिव, सभी यूज़ कर सकते हैं प्रॉस्पेरिटी के लिए, ट्रैवल के लिए, सामान लेके जाने के लिए, ये सब। तो चीन का भी पीसफुल एक्टिविटीज़ के लिए कोई भी यूज़ करता है, चीन भी यूज़ कर सकता है। मतलब चीन को चाहिए एनर्जी, फिर मार्केट्स, फिर रिसोर्सेस, ये सब चाहिए। तो वो देखते हैं, मार्केट्स ढूंढते हैं, मतलब अफ्रीका या फार ईस्ट, कई देशों में वो सामान बेचना चाहते हैं, और एनर्जी खरीदना चाहता है, और रिसोर्सेज खरीदना चाहता है फॉर मैन्युफैक्चरिंग। तो ये लेजिटिमेट यूज़ है। तो हम ध्यान रखते हैं कि क्या क्या एसेट डिप्लॉयड हैं, क्या करते हैं, उनका क्या इंटेंशन है, ये सब ध्यान रखते हैं। और ये है कि 2008 से लेके उनका डिप्लॉयमेंट जो है वो बढ़ता गया। अभी उनके पास एक बेस भी है जिबूती में, और कई कंट्रीज़ में वो पोर्ट वगैरह बना रहे हैं। तो इसका हम ध्यान रखते हैं, और हमारा जो कैपेबिलिटी डेवलपमेंट प्लान्स या हमारा जो ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट्स है उसमें हम फैक्टर करते हैं। मालदीव जैसे देश कहा जाए तो चीन के पक्ष में खुल के आ गए हैं, एक वेसल भी चीन का वहाँ पहुँच गया सर, कैसे देखते हैं सर? तो मालदीव में तो पहले भी जा चुका है, मतलब ये रिसर्च शिप्स जाते रहते हैं। मतलब एक सोवरेन कंट्री है, और उनका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में उनको कुछ रिसर्च करना है तो बुला सकते हैं उनको, उसको, क्योंकि उससे पहले बांग्लादेश ने भी बुलाया था, एक चीन का एक शिप को कॉन्ट्रैक्ट दिया कि वहाँ सर्वे करने के लिए। तो ये सब होता रहता है। और मालदीव के साथ हमारा अच्छा रिश्ता है। हमारे जितने उनके ज़्यादातर नेवल ट्रेनिंग्स जो है वो हमारे साथ ही ट्रेन करता है। तो अभी भी हम जब बात कर रहे हैं वो हमारे ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट में काम कर रहे हैं। तो इसमें ये नौसेना के बीच अभी एकदम अच्छा रिश्ता है। हमारे सैनिकों को हटाने का डेडलाइन दे चुका है 15 मार्च तक सर। तो इसके बारे में गवर्नमेंट के साथ हम काम कर रहे हैं कि इसका कार्रवाई कैसे किया जाएगा। सर, नौसेना के लिए एक और एयरक्राफ्ट कैरियर और सबमरीन लेने की बात है सर, अगर कुछ अपडेट कुछ बता सके सर आप। तो एक एयरक्राफ्ट कैरियर हम देख रहे हैं, क्योंकि अभी हमारा जो इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर जो विक्रांत जो बन गया वो बहुत अच्छा है, और अभी काफ़ी कॉन्फिडेंस आ गया कि हम बना सकते हैं, और ये इससे हमारा काम अच्छा हो जाएगा। क्यों पहले हम देख रहे थे कि एक IAC-2 मतलब एक बहुत बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर, कोई 65,000 टन एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने का प्लान था, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि हमारे पास, और वो बड़ा वाला एयरक्राफ्ट कैरियर IAC-2 बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना पड़ेगा, ड्राई डॉक बनाना है, तो काफ़ी कुछ उसमें काफ़ी और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है। लेकिन अभी हमारा थॉट प्रोसेस ये है कि जो विक्रांत है वो एक अच्छा जहाज़ बन गया, और अभी मॉडर्न टेक्नोलॉजी से अनमैन्ड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भी चला सकते हैं ये कैरियर से, और बाकी नए सेंसर्स और मॉडर्न गैजेट्स वगैरह भी उसमें आ सकता है। और अभी हमारे पास एक्सपर्टीज़ है और इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो अभी हम देख रहे हैं कि एक रिपीट ऑर्डर ऑफ IAC-1, ताकि विक्रांत जैसे ही एक बनेगा जिससे हम मैन्ड अनमैन्ड सिस्टम दोनों ऑपरेट कर सकते हैं, जिससे ऑलमोस्ट सिमिलर कैपेबिलिटी जो बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर हम सोच रहे थे उसके बराबर या उसके आसपास तक का कैपेबिलिटी बनना चाहिए। तो इसलिए हमारा प्रोसेस ये, इसका केस हम अभी मूव किया है, अभी उसका वो प्रोसेस में है, और कोचिन शिपयार्ड में एक्सपर्टीज़ हैं, लोग हैं, सब कुछ है। तो और ये भी है कि हमारे दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर से जो विक्रमादित्य है वो ऑलरेडी कुछ 30 साल से ज़्यादा पुराना है, और ये एयरक्राफ्ट कैरियर बनते बनते और 10-12 साल लगेगा, तो तब तक विक्रमादित्य तो डिकमीशन हो जाएगा। तो हमारे पास रिप्लेसमेंट, ये हम ज़्यादातर देखते हैं कि विक्रमादित्य का रिप्लेसमेंट ही बनेगा ये जो बन रहा है।
और सबमरीन भी लेने की बात है सर कुछ? तो सबमरीन अभी देखिए 1999 में एक सबमरीन 30 ईयर सबमरीन बिल्डिंग प्लान बनाया था, CCS ने जो अप्रूव किया है, तो उसके हिसाब से कुछ 24 सबमरीन्स होना चाहिए हमारे पास। तो जो पुराने सबमरीन्स जो है वो डिकमीशन होता जाएगा और नया बनता जाएगा। तो ये फर्स्ट स्टेप जो उसमें था वो 75 था, तो प्रोजेक्ट 75 जो कलवेरी क्लास, उसका 5 सबमरीन ऑलरेडी बन चुका है और कमीशन हो चुका है, और 6 सबमरीन इस साल कमीशन होगा। तो ये 6 इस प्रोजेक्ट में। और DAC ने एक 3 फॉलो ऑन स्कॉर्पिन या कलवेरी क्लास भी अप्रूव किया है, तो ये 9 बन जाएगा। तो फिर साथ साथ 75 इंडिया का भी अभी RFP वगैरह हो गया है, उनका प्रपोजल मिल गया है, और उसका अभी टेक्निकल इवैल्यूएशन भी कंप्लीट हो चुका है और उसका आगे प्रोसेस हो रहा है। फिर 75 ये 76 मतलब इंडिजिनस कंस्ट्रक्शन जो है उसका भी प्लान अभी चल रहा है। तो फिर हम ये अटैक सबमरीन जो न्यूक्लियर अटैक सबमरीन, उसका भी केस अभी प्रोसेस में है। तो काफ़ी केसेस जो है वो आगे चल रहा है। सर वहीं अमेरिकी ड्रोन प्रेडेटर भी लिया जा रहा है सर, तो नौसेना के लिए कैसे देखते हैं गेम चेंजर होगा सर? तो ये MQ-9 भी तो ये हेल बोलते हैं इसको, हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस वाला ड्रोन है। इसे काफ़ी दूर तक ये जा सकता है, क्योंकि ये बहुत हाइट में फ्लाई करता है और काफ़ी एंड्योरेंस है, मतलब वो करीब 2 दिन का एंड्योरेंस है उसमें। तो इसलिए इसको हम यूज़ करते हैं फॉर सर्वेलेंस, और वहाँ जाके वो काफ़ी देर वहाँ रह सकता है। तो तीनों सर्विस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये जो 31 प्रेडेटर केस जो है वो अभी DAC ने अप्रूव कर लिया, और फिर ये लेटर ऑफ रिक्वेस्ट तो जा चुका है, और उनका ड्राफ्ट लेटर ऑफ अवेलेबिलिटी भी आ गया है, उसका अभी प्रोसेस है, टाइम लगेगा मेरे ख्याल से। और फिर वो जो आएगा तो काफ़ी कैपेबिलिटी एनहांस हो जाएगा। तो हम भारतीय नौसेना तो 2 MQ-9B सी गार्डियन जो बोलते हैं उसको पिछले 3 साल से यूज़ कर रहे हैं, मतलब लीज पे, और काफ़ी अभी एक्सपीरियंस हो चुका है। तो हमारे लिए तो बहुत ही यूज़फुल है। सर नौसेना में बहुत कुछ परिवर्तन हो रहा है सर, झंडा बदल गया है सर, कुछ ड्रेस की भी बात हो रही है सर, तो बताएं कुछ इसके बारे में सर, और इसके पीछे क्या सोच है सर? देखिए, ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने बताया था कि ये पंचप्रण, उसमें गुलामी मानसिकता से मुक्ति, विरासत पे गर्व, ये सब हम एकदम फॉलो कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि ये जो कॉलोनियल माइंडसेट, कॉलोनियल प्रोसेसेस, कॉलोनियल चीज़ जो भी है, छोटे से छोटे चीज़ लेके उसको सब हटाइए और अपना विरासत पे गर्व रखिए। तो हमने जितने कॉलोनियल टर्म्स या प्रोसेसेस या एक्टिविटीज़ जो है वो सब धीरे धीरे हम हटा दिए, काफ़ी कुछ हट चुका है। जैसे हमारे कई ऑफिसर्स एक बेटन कैरी करते थे, तो उसको भी हमने निकाल दिया, क्योंकि अभी इस से एज में लीडरशिप के लिए डंडा किस लिए चाहिए? लीडरशिप मतलब अपना काबिलियत से होना चाहिए, अपना प्रोफेशनलिज्म से होना चाहिए। तो ये हमने कर दिया। फिर ये ड्रेस हमने जो हमारा जो नौसेना का जो फ्लैग है, उसमें छत्रपति शिवाजी का जो राजमुद्रा से इंस्पायर होके अभी फ्लैग को रिडिज़ाइन करके अप्रूव किया था। फिर हमने ये अभी रिसेंटली ये इंडियन ड्रेस भी इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि हमारे मैसेस में हम लोग नॉर्मल शर्ट ट्राउज़र या लॉन्ग सूट वगैरह यूज़ करते थे। तो अभी भारतीय ड्रेस भारतीय नहीं यूज़ करेंगे तो कौन यूज़ करेगा? तो हमने सोचा टाइम आ गया ये सब बदलने के लिए। तो मतलब ये ड्रेस इन एडिशन है, अगर कोई ये लॉन्ग सूट वगैरह पहनना चाहता है तो पहन सकता है, लेकिन कोई भारत का ड्रेस पहनना चाहता है तो उसको पहनना चाहिए ना। और किसी का मान लो मेस में अभी किसी का फादर आ गया, तो कहीं गांव से आ गया, मतलब वो फार्मर है, वो गांव से आ गया, अभी उनको अभी कैसे आप लॉन्ग सूट पहनाएंगे? तो इंडियन ड्रेस पहनेंगे ना।
तो ये सब बदलाव लाना ही है। सर अब महिलाओं की बात करें सर, नौसेना में महिलाओं को बहुत मौके दिए जा रहे हैं, बहुत हर जगह चर्चा भी है उसके सर। आपने सर युद्धपोत की कमान दी, अब आगे क्या नौसेना सर, और इसके क्या लगता है कि जो काम करने का कल्चर जो है एफिशिएंसी पर कुछ असर पड़ा है, कैसे देखते हैं सर महिलाओं को, कहाँ तक? देखिए, भारतीय नौसेना में अभी हमने ये प्रोमलगेट किया कि ऑल रोल्स ऑल रैंक्स, मतलब जितना सारे रोल्स जो है वो कोई भी कर सकता है, मतलब आदमी हो या औरत हो। सिमिलरली ऑल रैंक्स, मतलब 30-40 साल के बाद हो सकता है आप एक महिला चीफ से आप बात कर रहे होंगे, है ना। तो अभी कहीं भी वो काम कर सकते हैं। कैपेबिलिटी होना चाहिए और कमिटमेंट होना चाहिए, ये दो ही चीज़ हम देखते हैं। हम ये नहीं देखते हैं कि आप आदमी हो औरत हो, लेकिन कॉम्पिटेंस होना चाहिए। तो कैपेबिलिटी, कॉम्पिटेंस, कमिटमेंट ये सब है तो अब कोई भी काम कर सकते हैं। अभी हमने सारे ब्रांचेस, सारे आर्म, सब कुछ ओपन कर लिया। लेकिन ये मरीन कमांडो, सबमरीन वगैरह में भी जा सकते हैं, लेकिन ये सब वॉलंटरी आर्म है, तो वॉलंटरी करेंगे, फिर उसके बाद वो एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, फिर उसका कठिन ट्रेनिंग होगा, वो सब क्लियर करेंगे तो ज़रूर उसमें भी काम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर एक अंतिम सवाल कि आज भारतीय नौसेना की प्रेजेंस हर जगह दिख रही है, चाहे मिडिल ईस्ट की बात करें, चाहे ऑस्ट्रेलिया की बात करें, हर जगह पहुंच रिच दिख रहा है सर। तो हमारा, देखिए, हमारा जब नेशनल इंटरेस्ट जो है उसको प्रोटेक्ट करना, प्रिजर्व करना, प्रमोट करना, परसू करना, ये हमारा काम है। और जैसे हमारा देश अभी 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी से अभी 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेगा, हमारा जो इंटरेस्ट है, मतलब हमारा ट्रेड, हमारा जो एंगेजमेंट्स, वो बढ़ता जाएगा, मतलब आसपास के कंट्री से वो दूर दूर तक। तो जब हमारा नेशनल इंटरेस्ट इतना दूर चलेगा, मतलब तो वहाँ कौन जाके प्रोटेक्ट करेगा या हमारा उसको परसू करेगा। तो इसके लिए भारतीय नौसेना का भी ज़्यादातर रोल और इंक्रीज करता रहेगा। और ये आपको समझना चाहिए कि हमारा इकॉनमी बढ़ रहा है का क्या मतलब है। इकॉनमी जब बढ़ेगा इसका मतलब है हमारा ट्रेड बढ़ेगा, मतलब हम जो चीज़ बना रहे हैं वो एक्सपोर्ट भी करना है और कुछ इंपोर्ट भी करेंगे, तो ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट का भी वॉल्यूम बढ़ेगा। तो ये सब कहाँ से जाता है? रोड से तो नहीं जा रहा है, रेल से तो नहीं जा रहा है, या हवाई जहाज़ से तो कम जाएगा, ज़्यादातर शिप से ही जाएगा। तो शिप से जाएगा तो वो समुद्र से जाएगा, तो समुद्र का सिक्योरिटी इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा शिप्स आएंगे और शिप सामान लेके आएंगे, लेके जाएंगे, तो समुद्र को फिर सेफ रखना है, सुरक्षित रखना है, ये भारतीय नौसेना का काम है और ये काम तो बढ़ता ही जाएगा अभी आगे। तो थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर एनडीटीवी इंडिया से बातचीत करने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू, धन्यवाद।